हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बेग, ऑप्शन डी समय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बेग। बेग जो है वो एक सदिश राशि है। प्रश्न नंबर 2 है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी स्टीफन, ऑप्शन सी जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जे.एल. बेयर्ड, इनका पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। उन्होंने ही टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी सीधा और उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उल्टा। जो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो उल्टी होती है। प्रश्न नंबर 4 है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो हैं वो न्यूटन जी हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है कि सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। ऑप्शन ए अनंत पर होता है, ऑप्शन बी 25 मीटर पर होता है, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन डी 25 मिलीमीटर पर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जो सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है वो अनंत पर होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी संचित ऊर्जा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। प्रश्न नंबर 7 है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी ऊर्जा और संवेग दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। जो ऊष्मा गतिकी का नियम है, प्रथम नियम है, उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये दूसरा नियम होता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रश्न नंबर 8 है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है। ए समतल अवतल, बी समतल उत्तल, सी समतल उत्तल अवतल तीनों और डी उत्तल अवतल। तो इसमें पूछा गया कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी समतल और उत्तल जो दर्पण होते हैं ये हमेशा वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों। ऑप्शन ए है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है परावर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 10 है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। जब अपवर्तन होता है तो जो पानी से भरी बाल्टी होती है वो कम दिखाई देती है। जो पानी में अपवर्तन के कारण ये जो कम गहराई जिसकी गहराई होती है वो कम दिखाई देती है क्योंकि पानी में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसके कारण। प्रश्न नंबर 11 है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। जो हम खाद्य ऊर्जा होती है उसे हम कैलोरी में मापते हैं क्योंकि जूल सबसे बड़ी इकाई होती है इसलिए जूल में नहीं मापते, इसलिए कैलोरी में मापते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। ऑप्शन ए है कैपिलरी क्रिया के कारण, ऑप्शन बी है तेल वाष्पशील है, ऑप्शन सी है तेल बहुत हल्का है, ऑप्शन डी है सतह तनाव घटने के कारण। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैपिलरी क्रिया। जो कैपिलरी क्रिया होती है उसमें जो नली होती है, नली कोशिका नली, उसके कारण जो तेल है वो ऊपर की हो जाता है। तो इस कोशिका नली संबंधित कैपिलरी क्रिया होती है वही उस बत्ती में होती है, तेल की बत्ती में। प्रश्न नंबर 13 है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन ए उत्प्लावन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है अपवर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। क्योंकि अपवर्तन के कारण ये छड़ी जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि
अपवर्तन के बारे में पहले ही बता चुके हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो जो छड़ी होती है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। प्रश्न नंबर 14 है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है जो किस भाग पर पड़ता है। ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है आइरिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रेटिना। जो वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है, क्योंकि रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रश्न नंबर 15 है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस अवधारणा की पुष्टि करता है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए है ताप संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है कार्य संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि पहले एक ऐसा प्रश्न आ चुका है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 16 है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ए ऑप्शन ए विषण, ऑप्शन बी है अपवहन, ऑप्शन सी है उपकेंद्र, ऑप्शन डी है अपकेंद्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्र। अपकेंद्र में जो अपकेंद्री बल द्वारा छोटे छोटे कणों को अलग किया जाता है उसी क्रिया को अपकेंद्र कहते हैं, जो वॉशिंग मशीन में कार्य सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिष्टकारी धारा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी डायनोमो द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दोलक द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दोलक द्वारा। जो दोलक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या वर्तित रहेगा। यानी जब वस्तु की अगर मात्रा बदल दी जाए तो कौन सी चीज़ नहीं बदलेगी। ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन नंबर सी है आयतन, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान। तो इसमें भार, आयतन और द्रव्यमान बदल सकते हैं, लेकिन उस वस्तु का घनत्व कभी नहीं बदलेगा। अगर उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन हो तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसमें कुछ मिलाया नहीं जाएगा, यानी ऐड नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही वस्तुओं का आवेशन होता है। अब प्रश्न नंबर 20 है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। यानी प्रकाश की जो गति है वो किसके बीच से जाए तो सबसे न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी। प्रश्न ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है निर्वात, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है कांच। यानी प्रकाश की गति सबसे कम कांच में होगी, क्योंकि कांच की परत ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए कांच में सबसे कम प्रकाश की गति होगी। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो आज के लिए बस कुछ इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।